पाकिस्तान में आम तौर पर आर्मी चीफ़ की तैनाती या DGISI की तैनाती के ऊपर एक पॉलिटिकल सिचुएशन ज़रूर बनती है। जोड़ तोड़ भी चलता है और दबाव भी हो रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जनरल फैज़ को जब DGISI की पोजीशन से हटाकर कोर कमांडर की पोजीशन पर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो वो नुक्ता आगाज़ था जो PTI की हुकूमत का जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ सेम पेज था, वो सेम पेज फटने का। उसके बाद वो सूरत हाल संभली नहीं। मामलात उनके बाद में कोशिश की गई मुलाकातों के ज़रिए, बैक चैनल भी, इमरान खान के साथ बराह रास्त भी प्रेसिडेंट हाउस में अलवी साहब ने मुलाकातें फैसिलिटेट की। ख़ुद प्रेसिडेंट अलवी आर्मी हाउस चल के जाते रहे, जनरल बाजवा रात को जाके मिलते रहे, असद उमर जाके मिलते रहे जनरल बाजवा से, लेकिन मामला फिर संभला नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया। मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ मौजूदा हुकूमत का एक अच्छा ताल्लुक़ चल रहा है पिछले 3 साल से। 2022 नवंबर के महीने में इनकी तैनाती की गई और 29 नवंबर 2022 से उनकी मुद्दत मुलाजमत का आगाज़ हुआ एज आर्मी चीफ़, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जारी हुआ 29 नवंबर 2025, आज से 2 रोज़ पहले वो मुद्दत पूरी हो जाती है। लेकिन 2024 के अंदर आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई और इस जो उनका होता है आर्मी चीफ़ का, उसकी मुद्दत मुलाजमत जो थी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। अब यहाँ पर लीगल कम्युनिटी के अंदर 2 आरा सामने आई। एक राय ये थी कि जो 3 साल की मुद्दत है +2 किया गया है, तो +2 के लिए एक नया नोटिफिकेशन आएगा, 3+2 हो जाएगा 5 साल, क्योंकि लॉ के अंदर आपने प्रोविज़न बना दी है। जैसे आप कोई भी ऑफिस क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे एक फेडरल सेक्रेटरी की पोजीशन होगी, तो आपने पहले पोस्ट क्रिएट की, फिर आप उसको नोटिफाई करते हैं कि सैयद आसिम मुनीर 2 साल के लिए मज़ीद उनकी वो नए कानून के मुताबिक 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत होगी। उसके हिसाब से अगर जाएँ तो फिर 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ़ के तौर पर ही वो अपनी खिदमात बदस्तूर सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन क्या नया नोटिफिकेशन चाहिए 2 साल का या नहीं, ये एक बहस है। उसके बाद हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम पास कर दी। 27वीं आइनी तरमीम ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया 27 नवंबर से, विद इफेक्ट फ्रॉम 27 नवंबर, जो आज से 5 रोज़ पहले तकरीबन कह लीजिए या 4 रोज़ पहले गुजर चुकी है। उसके मुताबिक जनरल साहिर शमशाद चले गए और उसी दिन से आर्मी चीफ़ ने बैक वक्त कंकरेंटली का लफ्ज़ आइन ने इस्तेमाल किया। कंकरेंटली चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो चार्ज था, इजाफी ज़िम्मेदारी, वो भी संभालनी थी। ये चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का ऑफिस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, पाकिस्तान में ये ऑफिस नया क्रिएट किया जा रहा है। तो आइडियली इसका 27 तारीख को 2 नोटिफिकेशन आने चाहिए थे, या एक ही नोटिफिकेशन के अंदर 2 चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये होना चाहिए था कि अब आईने पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए 5 साल की प्रोविज़न रख दी है, तो इनको हम अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ और कंकरेंटली बैक वक्त चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करने में नाकाम रही है। इसको कहिए कि प्रोसीजरल लैप्स है, तो ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। पाकिस्तान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पोस्टिंग है तो वो आर्मी चीफ़ की है। प्राइम मिनिस्टर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो पावर सेंटर है इस वक्त पिछले कुछ अरसे से, वो आर्मी चीफ़ के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो पहले कोई ज़माना होता था कि वो इक़्तिदार की तुकौन कहा जाता था, पहले प्रेसिडेंसी को कहा जाता था जब तक उनके पास 58 2B के इख्तियारात होते थे, सदर असम्बली तहलील कर देता था। फिर वो 58 2B ख़त्म हो गई, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के वो जुडिशल जो रेस्टोरेशन वाली मूवमेंट थी, उसने एक नई डायमेंशन ऐड कर दी। वो 58 2B तो कहीं फौत होगी, लेकिन वो रोल जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया, एक के बाद एक वज़ीर आज़म को घर भेज के। उनको बहुत मज़ा आ रहा था अपनी ताकत का। 26वीं और 27वीं तरमीम ने वो पर भी काट दिया। अब जुडिशरी स्टैंड्स नोवेयर। प्राइम मिनिस्टर इतने मजबूत है नहीं, कम अज़ कम मौजूदा वज़ीर आज़म इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंट करेंगे किसी को, या ऐसी पोजीशन इख्तियार करेंगे कि वो इनॉय करना चाहें उस अच्छे अरेंजमेंट को जिसके सबब वो हुकूमत में बैठे हुए हैं पिछले 3 सालों में। पहले PDM की गवर्नमेंट और अब उसके बाद ये जो इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत है, जिसके ऊपर उनकी अपोजिशन अभी तक उनके नताइज को तस्लीम नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर 4 रोज़ से लंदन बैठे हुए हैं। वो जाने से पहले ये नोटिफिकेशन कर सकते थे, दस्तखत कर सकते थे, वहाँ से दस्तखत करके भिजवा सकते थे, हदायत जारी कर सकते थे, नहीं। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है, उन्होंने एक ट्वीट से इसकी वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन उससे डैमेज और हुआ। तो मेरी अपनी राय में द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है, ट्रस्ट डेफिसिट तो आ गया। प्राइम मिनिस्टर आज वापस आएंगे, उसके बाद वो नोटिफिकेशन यकीनन कर देंगे। लेकिन ये जो डिले किया गया, ये डिले किया क्यों गया, इसके ऊपर जब मुख्तलिफ लोगों से सवाल करें तो आमतौर पर इस इशू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से हमें जवाब लेना मुमकिन नहीं होता। हम पूछते भी हैं तो वो आमतौर पर स्टेट वे या तो मना कर देंगे कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है।
तो या ये कहेंगे कि ये इशू सेंसिटिव है, आप इस पे बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमती हलकों से पूछेंगे तो हुकूमती हलके बोलेंगे कि ये मीडिया की क्या सराही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया, अब आ जाएगा। और ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत क्या चीज़ हासिल करना चाहती, क्या हासिल कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बारगेनिंग चिप लेने के लिए बाज़ लोगों की सियासी राय यह है कि हुकूमत ने डिले इसलिए किया है कि उन्हें कुछ इशूज़ के ऊपर अश्योरेंसेस चाहिए। आर्मी चीफ़ को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया, फील्ड मार्शल की पोजीशन पावरफुल बना दी गई, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर उससे ख़ुद को वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं? ये एक सवाल होगा आज के प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर ममलकत ख़जाना और रेलवे, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब PTI से, और सैनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से हमारे साथ। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। खालिद चिश्ती साहब, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, पहले आप ही इसका जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मेरा ख्याल है मुझे तो टॉपिक बताया गया था बिल्कुल कुछ और। मेरा इसमें एक्सपर्टीज़ बड़ी कम है और ना मैंने इसको स्टडी किया, मैं कहीं बाहर था, और जो मैंने मैसेजेस पढ़े हैं वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं इसको फॉलो नहीं कर सका आपकी स्टोरी को। जो मुझे मैसेजेस भेजे गए कि ये टॉपिक डिस्कस होएगा, मेरा ख्याल है वो डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक बात ऑल राइट, आप इसको जाने दीजिए। बिलाल साहब से पूछना। बिलाल साहब, आपका इसके ऊपर क्या जवाब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे ख्याल से जो ट्वीट किया, क्या है वो? कुछ भी नहीं देखिए उसमें उन्होंने यही कहा कि नोटिफिकेशन विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हालांकि 27 तारीख को नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वापस आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के तो जाने से पहले का मामला है ये। नहीं, मगर देखिए इसमें कहने का मैं बुनियादी बात आपको बताऊं, जो लोग इस नॉन इशू को इशू बना के इसमें से कोई उम्मीद रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए पैगाम ये है कि आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आपको क्या हासिल होगा? आप देखिए एक आइन के तहत, आइन में तरमीम के तहत एक नई पोजीशन बनाई गई। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं 27 तारीख को वो ऑफिस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खत्म हो गया और उसी दिन से इनको अपने CDF का चार्ज लेना था। आपने नोटिफिकेशन नहीं देखिए, और वो हो जाएगा ना जी। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एग्जिस्टिंग जो उनकी टर्म है वो तो चल रही है, और उसके बाद इट इज़ अ केस कि एक आइन के तहत एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया है। नवंबर को दोबारा गजट नोटिफिकेशन किया, क्योंकि इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन नहीं, वो डिवाइडेड ओपिनियन वाले तो जी देखिए अगेन बात उस उम्मीद पे आ जाती है। मैंने भी सुनी है जी, लोगों को शौक है ड्राइंग रूम में हर किस्म की बात करने का। आपको क्या शौक था? आप अपना नहीं बता रहे। माय पॉइंट इज कि कोई इशू वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। वो इशू है क्या? वो नहीं, कोई इशू नहीं है। Exactly my point. ये एक मौजू ही नहीं है जिसको मौजू बनाने की कोशिश होगी। ये बात आपकी तो आइंदा दिनों के अंदर ये मौजू खत्म हो जाएगा, जिस तरह पहले उम्मीदों पर पानी फिरा। अल्लाह करे अभी केबली खत्म हो जाए। लेकिन आपका जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि देयर इज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। पिछले साल उनकी मिलिट्री सरबराही में हमने जंग जीती है। ही इज एंड रिमेन्स He was, is and remains the chief of army staff। आपने पार्लियामेंट के अंदर फील्ड मार्शल बनाते हुए आपने कहा ना कि वो नेशनल हीरो हैं, तो वो तो आपने बहस समेट ली कि वो नेशनल हीरो हैं। लेकिन 29 नवंबर 2025 को जो पहला नोटिफिकेशन था 2022 वाला, उसकी मुद्दत पूरी हो जाती। फिर आपने लॉ अमेंड किया 2024 में, तो वो टर्म 2024 में 5 साल कर दिया। जी उसके लिए नया नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे नजदीक बिल्कुल जरूरत नहीं है। एयर चीफ की भी आपने देखा टर्म बड़ी थी, बल्कि वो एक्सटेंडेड टर्म में ही चल रहे हैं। बिल्कुल नोटिफिकेशन को आपने एक्सटेंड कर दिया। नहीं देखिए, मगर मेरे ख्याल से कोई आपको नोटिफिकेशन की टू माय अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन मेरा ख्याल है जी, लोग इन चीज़ों में अगर कोई खबर ढूंढ रहे हैं या उम्मीद ढूंढ रहे हैं तो उनको मायूसी होगी। मुझे तो ये ज़्यादा फिक्र है कि आप जिस उम्मीद पे बैठे हैं आपको मायूसी ना हो। नहीं, बात ये है जी कि आपकी फिक्र ज़्यादा है मुझे। नहीं, आप चलें, आप फिक्र करें, मुझे नहीं, आप कर लीजिए। चलें, आप इंजॉय करिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, बात ये नदीम साहब कि एक, एंड आई वांट टू रिपीट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस टॉपिक, कि एक प्रोसेस शुरू है जी। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बड़ी सोच समझ के पार्लियामान ने फैसला किया कि ऑफिस बनाना है। इसकी नोटिफिकेशन के हवाले से प्रोसेस चल रहा है, वो पूरा होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, डिफेंस मिनिस्टर ने वाज़ेह बयान दिया। अगर वो कहाँ चल रहा है, मैं समझने की खातिर कहाँ चल रहा है? हुकूमत में चल रहा है। 3 लाइनों पे एक सर्कुलर आना है आपका, वो किसी जॉइंट सेक्रेटरी का या तो वो आ जाएगा, किसी ऑफिसर का सबको तसल्ली हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में ये एक रूटीन प्रोसीजरल लैप्स है या देयर इज समथिंग बिग कुकिंग अप? ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन पे गो कि ये कहा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, मगर अगर आप देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब को, अगर आप जानते हैं या मौजूदा हुकूमत को इस 2 साल में या इससे पहले वक्त में जो भी ये दोस्त हैं इस वक्त,
है कि ये इसके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये खुशफहमी है शायद इनके अपोनेंट्स की कि शायद कोई इस वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। बहुत आसानी के साथ जो है वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और बाकी सारे काम भी जिस तरह से पिया चाहेगा उसी तरह से होगा। यह आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का वो स्टाइल है कि वो कन्फ्रंट करना चाहेंगे किसी को, लेकिन माजी में 2-3 मौके के ऊपर जो उनका रोल था वो था जो बड़े मियाँ साहब चाहते थे। वो बड़े मियाँ साहब स्विट्ज़रलैंड में थे तो शहबाज साहब 10 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड चले गए थे जब जनरल बाजवा का एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब के दौर में हुआ था। तो अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मेरा ख्याल ऐसा इशू नहीं है। वो भी बड़े मियाँ साहब शौकत यूसुफ साहब का जवाब आया था कि ठीक है, उनको ये कह दिया जाए। हाँ, ये वही वाला हवाला है, मैंने इसीलिए उसको कोट किया, आप भी उससे फेमिलियर हैं। शौकत यूसुफ साहब, आपके ख्याल में ये एक प्रोसीजरल डिले है या इसके अंदर कुछ देखना चाहिए? आपकी जमात कुछ इससे उम्मीद लगा के बैठी लगती है? मुझे तो बिल्कुल इससे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब कभी भी इस तरह की जुर्रत नहीं करेंगे कि वो इस तरह की नोटिफिकेशन रोक सकें। और दूसरी बात यह कि इससे सिर्फ ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है जब चाहें नोटिफिकेशन कर देंगे। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या कहें, बाहर दुनिया क्या कहे, बस अगर एक्सपायर होता है टाइम तो हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इनकी मर्ज़ी है, जब चाहे जब इनको टाइम मिले नोटिफिकेशन कर देंगे, बस चलता रहे निज़ाम। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बिल्कुल आइन कानून सबकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। वही अपने करना है तो कर ले, क्यों नहीं आप करके जाते। आपको ये जो शेड्यूल है जाने का, तो ये तो सबको पता था, या इनको तो कम से कम पता था कि हमने जाना है, वज़ीर दिफा ने कहाँ जाना है, प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ जाना है, तो ये तो कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। लेकिन खामखा डिले करना है, कैसे क्यास पैदा करना है, इससे कोई, मैं तो कम से कम मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये आके आराम से अच्छे बच्चों की तरह मान के वो जो होमवर्क करते हैं ना, बच्चे रोते हैं लेकिन आखिर कर लेते हैं, तो ये कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आज़म नज़ीर तार साहब लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर क्या कहा, वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते दिखाइएगा। मुद्दत मुलाजमत ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। 3+2 जो एक दफा पिछली दफा तब्दीली आई थी उसकी वजह से वो नवंबर 27 तक तो ऑलरेडी है। अब जाहिर है ये नई अमेंडमेंट के बाद कुछ चीजें हैं जो उसमें एंसेलरी लेजिस्लेशन की गई, और वो जो उनकी इकट्ठी तैनाती का एक और नोटिफिकेशन है वो आएगा। ये सारे एंसेलरी मैटर्स होते हैं, इनकी वजह से किसी किस्म का कोई डिस्कनेक्ट या कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुल्क में नहीं थे, वो भी आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होती मैं बता देता। जी, एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, अगर आपसे मैं ये सूबा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज के ऊपर बात चली और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको ज़्यादा बुनियाद बना के बताया जाता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब है और सूबाई हुकूमत इस काबिल नहीं है, इसलिए 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगाते हैं, फिर देखते हैं। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखिए मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद हम मिस कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैं अगर इजाज़त दें तो मैं सिर्फ हिस्ट्री से कनेक्ट करता हूँ कि ये सूबा या बलूचिस्तान और KP के कैसे गवर्न करते रहे सन 1800 से लेकर अंग्रेज़। 1800 में बहुत सारी डिफरेंट स्काउट्स और मलेशियाज़ बनाई गई थी, और वो क्यों बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई गई थी कि ये पूरे का पूरा एरिया ब्रिटिश जो थे वो अपने कब्जे के बावजूद गवर्न नहीं कर पाए थे, क्योंकि टेरेन ऐसी थी, रगड़ थी, लोगों उनके ट्राइबल कल्चर ऐसा था, यहाँ जिरगा सिस्टम ऐसा था। तो यहाँ पे खैबर राइफल्स होती थी, ज़ोब मलेशिया होता था, खुर्रम मलेशिया होता था, चागी मलेशिया होता था, चित्राल स्काउट्स होते थे। ये सारे क्यों होते थे? ये बुनियादी तौर पर इसलिए होते थे कि एक ब्रिज के तौर पर काम करते थे। फिर 1907 में ये कन्वर्ट की गई थी फ्रंटियर कोर में। और फ्रंटियर कोर क्यों गई थी, और किसी के नाम पे कोर क्यों नहीं है? अब इस एरिया में कोर इसलिए है कि यहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर यहाँ गवर्नेंस पॉसिबल नहीं थी। स्टेक होल्डर्स लोगों को बनाया गया था। लोगों का मतलब यही है कि वो वहीं से लोग जो मलेशिया थे वहीं से सिलेक्टेड थे, उन्हीं की नुमाइंदगी करते थे, वहीं पे हायर किए जाते थे। तो एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट या सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन उस वक्त भी ज़रूरी थी। गोरों ने इतनी बड़ी सल्तनत चलाई और उसके दौरान भी समझा। आज तक फ्रंटियर कोर मौजूद है,
और उसका भी बेसिक पर्पस मेरा ख्याल है अंग्रेजों ने भी यही विजुलाइज किया था और पाकिस्तान बनने के 78-79 साल में भी वो कंटिन्यू रही है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व ना करें, गलत या सही स्टैंड क्या है वो तो एक डिस्कशन लेदा बैठ के सब पार्लियामेंट्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, सबको करनी चाहिए। वे फॉरवर्ड तो स्टैंड अलोन तो कोई भी दुनिया की नहीं लड़ सकती आर्म फोर्सेस, और अगर अंग्रेजों ने इतने साल लड़ के देख लिया और फिर नतीजा यही निकाला कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, देखिए एक बहुत, जिस जनरल ने ये बनाई थी उसने एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन कही थी और उस जमाने में वॉइस रहा था क्रुजन था, उसने ये कहा था, उसने कहा था लेट द लैंड, द पीपल ऑफ द लैंड बी द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब ये है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बगैर आप कोई चीज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो कामयाब नहीं होगी। तजर्बे कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो सर गवर्नर राज लगा के पीपल ऑफ द लैंड की ओनरशिप होगी या अनइलेक्टेड बंदा एक गवर्नर के तौर पर वहाँ बैठा रूल कर रहा होगा, ये तो आपकी इस फिलॉसफी के बिल्कुल उलट हो जाएगी बात। मैं तो यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नर राज का तो मतलब है कि रेस्ट एवरीथिंग हैज फेल्ड, जिसका मतलब मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि नुमाइंदगी इर्रिस्पेक्टिव कहाँ है, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट सिस्टम पे बिलीव करते हैं तो लॉजिकली वही लोगों को रूल करना चाहिए, वही लोगों को वे फॉरवर्ड डिसाइड करना चाहिए। हर चीज पे देखिए फैसला हो सकता है, कंसेंसस डेवलप हो सकता है, सिंपल लॉजिक हैज टू सेल, इट हैज टू हैव वे फॉरवर्ड। ये नहीं कह सकते कि अनरीजनेबल कोई चीज है जो थ्रस्ट की जाएगी। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड। तो अगर वो कीपर्स और ओनर्स में फर्क होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आएंगी, पॉलिटिकली डिफिकल्टीज आएंगी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर तो आपने देख लिया कि वो है। आई थिंक ये इनबिल्ट है उसके अंदर। अगर कोई शॉर्ट लिव्ड हुकूमत समझती है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है तो मे नॉट बी द आइडियल सिचुएशन। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि ओनर्स और कीपर्स एक हों तो ज्यादा एक गुडविल होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी, सेंस ऑफ डेप्रिविएशन नहीं होगी, और जैसे मैंने कहा कि क्वासिवनेस ज्यादा होगी और यूनिटी होगी, जिसको आपका दुश्मन फिर एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा।